नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में 500 रुपए रंगदारी नहीं देने पर एक युवक पर फायरिंग की गई। इस घटना में इमरान नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के साथ उसके पास से पिस्टल भी बरामद किया है। घटना रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के नदी नीचे पानी टंकी के पास की है, जहां 500 रुपए रंगदारी नहीं देने पर इमरान नामक युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया गया। इस वारदात को इमरान के दोस्तों ने ही अंजाम दिया है। इमरान के पेट में गोली लगी है। घटना के बाद उसे आनन फानन में रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद कुर्बान है और वह हिंदपीढ़ी के जामनगर का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए पिस्तल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में जो विस्तृत जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक इमरान और आरोपी कुर्बान दोनों के बीच दोस्ती थी। सोमवार की दोपहर इमरान घर से निकलकर नदी के नीचे गया था। वहां पर पहले से मौजूद आरोपी कुर्बान ने उसे रोका और 500 रुपए की मांग की। इस बात को लेकर दोनों के बीच बकझक हुई। इमरान ने उससे कहा कि हराम का पैसा नहीं है, इसलिए वह रंगदारी नहीं देगा। ये सुनते ही आरोपी ने उस पर पिस्तौल तान दी। जब इमरान ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गोली चला दी। गोली लगने से घायल इमरान जमीन पर गिर गया। उसके बाद आसपास में मौजूद लोग गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर जमा हो गए। हैरानी वाली बात यह है कि उसके बाद आरोपी कुर्बान ने खुद ही इमरान को उठाया और इलाज के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से रिम्स ले गया। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदपीढ़ी पुलिस रिम्स पहुंची और कुर्बान से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नदी नीचे से पिस्टल भी बरामद किया है। अर्थात कल तकरीबन 11:30 बजे के आसपास इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि पानी टंकी चांदनी चौक के पास, जो पुरानी रांची के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर एक गोली चलाने की घटना कारित की गई है, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद रिजवान नाम का जख्मी हुआ है। उसको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया और उसका जो है इस संदर्भ में बयान लिया गया। तो उनके द्वारा यह बताया गया कि मोहम्मद कुर्बान जो उनके जानकार हैं, उनके द्वारा जो है गोली उनके ऊपर चलाई गई, जिससे वो जख्मी हुए हैं। और मुख्यतः यह पैसे को लेकर के, बहुत ही एक छोटी रकम को लेकर के विवाद था और उस विवाद को लेकर के मोहम्मद कुर्बान के द्वारा जो है उन पर गोली चलाई गई। तत्काल उनको इलाज के लिए ले जाया गया। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इस संदर्भ में मोहम्मद कुर्बान की गिरफ्तारी भी की गई है और जिस हथियार का प्रयोग गोली चलाने के लिए किया गया था, वो हथियार भी बरामद किया गया है। इधर रांची पुलिस ने कुख्यात बिट्टू खान की हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कांड में 5 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार और बाइक भी बरामद किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 अपराधी कुख्यात कालू लामा गिरोह से जुड़े बताए जाते हैं। रांची के कुख्यात बिट्टू खान हत्याकांड में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में बरियातू थाने की टीम ने बिट्टू खान हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी कालू लामा गिरोह से जुड़े बताए जाते हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बिट्टू खान मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले, हथियार मुहैया कराने वाले और रेकी करने वाले सभी को धर दबोचा है। वहीं जिस हथियार से बिट्टू खान की हत्या की गई थी, वह बरामद कर लिया है। रांची की सीनियर एसपी किशोर कौशल इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बता दें कि बीते मंगलवार को राजधानी रांची के दरहातू टूंटी चौक स्थित अखाड़ा के पास गैंगवार में शरेशाम बाइक सवार अपराधियों ने बिट्टू खान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों ने बिट्टू को 5 गोली मारी थी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि बिट्टू खान कुख्यात कालू लामा हत्याकांड में शामिल था। वह कुख्यात लवकुश शर्मा के लिए काम करता था। कालू की हत्या के मामले में वह जेल भी गया था। कालू लामा की 27 जनवरी 2022 को मोहराबादी मैदान के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लवकुश शर्मा गिरोह पर लगा था। बिट्टू खान पर आरोप था कि उसी ने रेकी कर अपराधियों को ये बताया था कि कालू लामा मोहराबादी स्थित सीबू सोरेन के आवास के पास बैठा हुआ है, जिसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिनांक 6 जून 2023 को संध्या 6 बजे
दलहातू के पास टेंटो चौक पर बिट्टू खान की गोली मारकर कुछ अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर बरियातू थाने में 175/23 कांड संख्या दर्ज किया गया और उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा तकनीकी आसूचना एवं मानवीय आसूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा कांड में प्रयुक्त 2 हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जिन मोटरसाइकिल्स का प्रयोग किया गया था वो 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। अगर हम 5 लोगों की बात करें तो इसमें रोहन कुमार, मोहम्मद आरिफ, अंकित कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह और अंकुश कुमार सिंह, इन 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अगर इनके हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो रोहन कुमार के खिलाफ पूर्व में भी 4 कांड अंकित है, जिसमें 1 लालपुर में और 3 बरियातू थाने में अंकित है। मोहम्मद आरिफ के खिलाफ भी इस प्रकार के 5 मामले पहले से उसके खिलाफ लंबित हैं और दीपक कुमार के खिलाफ भी 2 मामले पहले से लंबित चले आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 4 अपराधी 2 बाइक्स पर आए थे यहाँ पर और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, फायरिंग कर करके हत्या कर दी और इसके अलावा 3 और इनके सहयोगी थे, जो जिनमें से एक व्यक्ति रेकी कर रहा था लगातार, जो मृतक है उसके घर का, और बाकी जो 2 लोग थे वो लगातार निगरानी रख रहे थे कि पुलिस का किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। तो इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हथियार बरामद हुआ है, प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है और इस प्रकार से इस कांड का खुलासा हुआ है। इसमें कुछ लोग और भी अभी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस लगातार दबिश बनाए हुए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने महिला पहलवान पर यौन शोषण के मामले की कड़ी निंदा की है। साथ ही मामले के आरोपी पर पोस्को एक्ट लगाने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजधानी रांची स्थित कैंप कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने महिला पहलवान पर यौन शोषण के मामले की कड़ी निंदा की। साथ ही मामले के आरोपी पर पोस्को एक्ट लगने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ जैसे देश स्तरीय प्रतिस्पर्धा में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ इस तरह का संगीन अपराध बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने महिला पहलवानों के द्वारा न्याय मांगने के दौरान दुर्व्यवहार के मामले की भी कड़ी शब्दों में निंदा की। झामुमो नेता ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार की ओर से प्रशासनिक तौर पर आरोपी को बचाने को लेकर एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। इससे केंद्र सरकार की पूरे मामले में भूमिका पर सवालिया निशान लग रहा है। दिल्ली पुलिस का जो रुख रहा वो हम सबके सामने, आरोपी पर पोक्सो एक्ट लगा और सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्देश है कि पोक्सो एक्ट लगने के बाद आपको तुरंत गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो काम भी नहीं हुआ। उल्टा चुके प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाकर बयान बदलवाया और जो खबरें आ रही कि अब वो एक्ट भी हट गया। लेकिन यौन शोषण के, यौन अत्याचार के और भी कई शिकायतें दर्ज है। जब पुनः विगत 28 तारीख को जो भारत के नए संविधान भवन, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो कार्य अभी भी चल रहा है, लेकिन उसका जबरदस्ती उद्घाटन हो गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जब पहलवान बेटियां
लोकतंत्र के उस मंदिर में आकर अपना न्याय मांगने के लिए उन्होंने कहा तो उनको घसीट के पीटा गया, कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, हिरासत में लिए गए। तत्पश्चात जब समाज सामने आया तो उस वक्त भारत सरकार के गृह मंत्री ने पहलवानों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। महिलाओं की क्या स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं, और ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय का आंकड़ा बताता है, एनसीआरबी का। हमको लगता है कि कल के समाचार के बाद माननीय गृह मंत्री जी को ये बात बतानी चाहिए कि कानून कौन सा काम कर रहा है, कानून किस दिशा में काम कर रहा है। कहीं अगला 15 तारीख इस देश के लिए एक जघन्य अपराध को गौरवान्वित तो नहीं करेगा, ये सवाल आज मैं पूछ रहा हूं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव प्रखंड के नकटी पंचायत के इंदुआ गांव में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। इस गांव के ग्रामीण वर्षों से नदी में पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है। नदी में पुलिया नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को स्कूल जाने से लेकर आम लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, गांव में एक भी पीसीसी सड़क नहीं है और गांव में संचालित स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। गांव की इन समस्याओं को लेकर इंद्रवा, कुरजुली, करमवा और नजलदा के ग्रामीणों ने ग्राम सभा का आयोजन किया। गाँव के मुंडा पोडे गागराई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। इस ग्राम सभा में झारखंड के पूर्व गृह सचिव सह भाजपा नेता जेबी तुबिद और भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर गांव की तमाम समस्याओं को ग्रामीणों ने दोनों नेता के समक्ष रखा, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर गाँव की समस्याओं को दूर करने को कहा। अधिकारियों ने जल्द समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्राम सभा में मुख्य रूप से सभी ग्रामीणों ने नदी में एक पुल निर्माण का प्रस्ताव रखते हुए इसे हर हाल में पूरा करने का निर्णय लिया। मालूम रहे कि नदी में पुलिया निर्माण की मांग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में तो पुलिया नहीं होने के कारण गाँव टापू बन जाता है, लोग कहीं भी आवागमन नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने दोनों भाजपा नेताओं से पुल निर्माण में मदद करने की अपील की, जिस पर जेबी तुबिद ने सकारात्मक प्रयास से जल्द पुलिया निर्माण का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। ये जो सड़क है इंद्रवा नाला पर एक पुल बनाने के लिए इनकी मांग है और इस मांग को लेकर आज गांव में बैठक हुई। पूरे गांव के सभी लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं, हमारे पुरुष, किसान भाई, ये सभी लोग यहाँ आज उपस्थित थे। इनके साथ गांव के हमारे मुंडा जी और साकारी बोदरा जी यहाँ उपस्थित थे, जो यहाँ गांव के बुजुर्ग हैं, और हम लोगों ने उनकी मांगों को सुना। सबसे पहला मांग जो उनका था कि इस नदी पर, इंद्रवा नदी पर एक पुल बनाया जाए। बरसात के दिनों में इसमें इतनी पानी रहती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसान अपना जो उत्पादन करते हैं, खेती का काम करते हैं, सब्जियों को बेचने के लिए बाज़ार नहीं जा पाते। जब लोग बीमार हो जाते हैं जंगलों के बीच, इसी रास्ते से जाते हैं, वो अपने मरीजों को यहाँ से नहीं ले जा पाते। इन सारी समस्याओं के बारे में उन्होंने हम लोग को बताया। इसके साथ ही इस गांव से ऊपर एक पहाड़ी पर तालाब है, बड़ा तालाब, जहाँ चेक डैम है, जहाँ पानी जमा होता है। गर्मी के समय में उस तालाब से अगर नाला बना दिया जाए तो नीचे के जो खेत हैं उसमें पटवन की सुविधा होगी और ये लोग
सालों भर उसमें खेती कर सकते हैं। मैं 2-3 दिन पहले यहाँ आया था और सही माने में हम यहाँ जो नदी को देखे और सड़क वगैरह का देखे तो हमको बड़ा तकलीफ़ हुआ, तो इसीलिए आ जाए। तो लोगों का कहना था कि श्री जेबी तुबिर जी को यहाँ लाया जाए, उनके माध्यम से, चूँकि वो जानकार व्यक्ति है, किस विभाग से काम होता है, सड़क का किस विभाग से आपका पुलिया का काम होगा। तो ये गांव का, ये इंद्रुआ गांव का मांग था और उसी संदर्भ में हमने इनको बोला कि आप टाइम निकालिए, कहीं पर कभी टाइम अगर आप दिए हैं तो कैंसिल कीजिए और इंद्रुआ का प्रोग्राम आप रखिए। और हम इनको धन्यवाद देते हैं श्री जेबी तुबिर जी का कि तुरंत हमारी बातों को मानकर ये बाकी कार्यक्रम को उसने कैंसिल करके इंद्रुआ गांव आया। और आज ग्रामीणों के बीच में ये जितना भी आपने अभी बताया सर ने, सारे इंजीनियर लोगों से, उस विभाग के लोगों से, जैसे ऊपर चेक डैम है आपका, ये आपका पुलिया है, सड़क है, अगर ऊपर चेक डैम बन जाएगा तो यहाँ से जो लोग जो पलायन करते हैं, जो बच्चे पलायन करते हैं, अनएम्प्लॉयड लड़के, कम से कम सालों भर खेती बाड़ी करके, बागवानी करके, कम से कम वो जो रिसोर्सेस है इनकम का, वो कम से कम वो लोग कर सकते हैं। ये अगला साल पंचायत चुनाव में बीडीओ साहब को बुलाए थे, तो उस समय बीडीओ बोला कि हम लोग बहिष्कार करने वाला था वोट। उस समय बीडीओ सर बोला अब लोग वोट को जैसे तैसे गांव का आदमी सबको समझाइए, वोट दीजिए, पुल बन जाएगा। ये वोट जैसे ही ख़त्म होगा, पंचायत चुनाव ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का पुलिया तुरंत बनेगा, रोड भी बनेगा, पक्का नदी बनेगा, गांव का विकास भी करेंगे बोला। उसके बाद वीडियो के यहाँ हम एक बार उसका बेंच में गए, पूछे तो वीडियो बोला कि अभी तक उसको हम नहीं कहने पा रहा, बोला कि बार बार पूछने से वही बार बात बोलते रहता है। वोट का पहले तो इतना अच्छा बोला, बाद में उसका यहाँ जाने से पुलिया के बारे में तो जानता ही नहीं बोलेगा। वैसे आदमी को तो यहाँ और आने भी नहीं देंगे, इंद्रुआ गांव में घुसने भी नहीं देंगे। इधर परसुड़ी थाना अंतर्गत सलगाझुड़ी अंडरग्राउंड पुलिया के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मामला परसुड़ी थाना क्षेत्र के सलगाझुड़ी अंडरग्राउंड पुलिया के पास का है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। इससे देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस बीच शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस मामले को लेकर परसुड़ी थाना के एएसआई संजय ईश्वर ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि सलगाजुड़ी के पास एक अधेड़ का शव पड़ा है, जिसे देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि शव 50 के ऊपर के उम्र के व्यक्ति का है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद ही इस संबंध में पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। अभी मामला जांच का विषय है। केबिन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। उसका सूचना पाकर हम लोग अभी आए हैं, अभी सत्यापन कर रहे हैं। अभी तो कोई सत्यापन नहीं हुआ है, अज्ञात के रूप ही मान के चल रहे हैं। अभी पता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहाँ का है और कैसे हुआ इसका पता लगा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत मुसाबनी में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल घाटशिला द्वारा बिजली बिल के ब्याज माफी योजना के अंतर्गत कैंप लगाया गया। इस शिविर में काफी संख्या में विद्युत उपभोक्ता शामिल हुए। मुसाबनी 1 नंबर स्थित पोस्ट ऑफिस मैदान में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल घाटशिला की ओर से बिजली बिल के ब्याज माफी योजना के अंतर्गत कैंप लगाया गया। इसके प्रचार के लिए विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्र में ऊर्जा रथ भी चलाया गया, जिससे बिजली उपभोक्ता जानकारी प्राप्त कर बिजली बिल ब्याज माफी योजना का भरपूर लाभ उठा सके। इस मौके पर काफी संख्या में विद्युत उपभोक्ता बिजली बिल ब्याज माफी के साथ साथ बिजली की अन्य समस्याओं को लेकर कैंप पहुंचे। यहाँ बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनकी परेशानियां सुनी और उसके निदान की दिशा में कदम उठाया। ये योजना आगामी 30 जून तक चलेगी, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पोस्ट ऑफिस में लगाई गई है कि एक मुश्त शुद्ध माफ योजना हम लोग का हो रहा है, जिसका बिल का लाइन कटा हुआ है, ये लाइन बिल बाकी है और वो 30 जून तक हमारा ये स्कीम चलेगा। एक मुश्त योजना, वन टाइम सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, आपका डीपीएस जो भी है आपका वो ऑनलाइन में पता करके ही आपका माफ़ किया जाएगा, जितना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिसका पुराना 31 दिसंबर तक जमा नहीं किया है उसका माफ़ होगा। जो दिसंबर के बाद जो जनवरी फरवरी मार्च में जमा किया उसका नहीं होगा। ये घरेलू एवं
DS1, DS1B, DS2 का हो रहा है आपका, उसमें शुद्ध माफ़ किया जा रहा है एक मुश्त योजना। इधर जमशेदपुर के बारेडी स्थित मणिपाल कॉलेज प्रांगण में स्वामी विवेकानंद सेवा संस्था की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था से जुड़े लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। बारेडी स्थित स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान की ओर से सामाजिक दायित्व को निभाते हुए मणिपाल कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के अशोक चौधरी ने बताया कि इस तरह का पौधारोपण कार्यक्रम लगातार हर दिन कहीं न कहीं आयोजित किया जाएगा। यहाँ बारेडी के मणिपाल कॉलेज के प्रांगण में पौधारोपण के दौरान अशोक और चंदन के पौधों के अलावा कई अन्य तरह के पौधे लगाए जाएंगे। दर्जन पौधा रोपण किया है और उस पौधा में सफ़ेद चंदन है, लाल चंदन है, आपका अगर वुड है, उसका नाम तो कुछ और है, उसका नाम अगर से हम जानते हैं, जो अगरतला उस अगर से ही अगरतला और अगरबत्ती का नाम पड़ा है। अर्जुन का पौधा है और सीता अशोक है, ऐसे करके कई पौधा हम लोगों ने वहाँ पर पौधारोपण किया है। और वहाँ पर उपस्थित डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जो मणिपाल में भी कार्यरत हैं और हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं, दीपक जी हैं वहाँ पर थे, और बिरसानगर मंडल अध्यक्ष बबलू गोप जी, सुमीर दादा और रमेश कुमार, ये सब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, पौधारोपण किए हैं। ये पौधारोपण हम लोग ये पूरे महीना भर करेंगे। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि आप लोग पौधारोपण करें, तो उनका 9 साल बहुत सुंदर से बीता है और आगे भी बीते। ईसाई धर्मावलंबियों ने संत एंथोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर सोनारी के कुटाडी से लोयला चर्च तक धूमधाम से पालकी यात्रा निकाली। ये पालकी यात्रा संत एंथोनी फाउंडेशन की ओर से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर संत एंथोनी फाउंडेशन के अनूप डेनियल ने कहा कि इटली के संत एंथोनी दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 13 जून को पालकी यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि संत एंथोनी फाउंडेशन का गठन वर्ष 1927 में किया गया था, जब शहर के चर्चों में संत एंथोनी दिवस नहीं मनाया जाता था। अनूप डेनियल ने कहा कि शाम को लोयला चर्च में सोनारी के कुटाडी स्थित चर्च के लिए पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ईसाई समुदाय के हजारों लोग शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन की ओर से समाज के गरीब लोगों को समय समय पर सहयोग किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के साथ बुजुर्गों और गरीब तबके के लोगों को दिया जाने वाला सहयोग मुख्य रूप से शामिल है। जून संत एंथोनी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं हर वर्ष की तरह। हमारी संस्था जो है संत एंथोनी फाउंडेशन जो 1947 में स्थापना किए थे, जब जमशेदपुर के चर्चों में संत एंथोनी का त्यौहार इतने जोरदार और धूमधाम से नहीं मनाया करते थे, तब से हमारी क्लब है। और आज के दिन में उनके पालकी निकालते हैं, जो संत एंथोनी जो इटली के पदवा के रहने वाले संत थे, और उनके त्यौहार के उसके नाम पे आज हम पर्व मना रहे हैं। और क्या क्या करता है आपका समाज? मैं समाज सेवा करता हूँ, जैसा कि जरूरतमंद को दूध के बेहोशी वगैरह हुआ वो पहुँचा देते हैं, मेडिसिन की जो हेल्प पड़ती है उनको देते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।